अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज जो है हम 2 जुलाई का अपना जो डान का एडिटोरियल है उसका एनालिसिस करेंगे। ये एडिटोरियल आप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो डेमोक्रेसी का कोई टॉपिक है उसमें एज आ रेफरेंस के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो इसका सेकंड एडिटोरियल है वो हमारे पास जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना फर्स्ट जो एडिटोरियल है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके अच्छा, जो हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है डान में वो है ECP रीशफलिंग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसकी रीशफल होना है उसने, ये टाइटल है हमारे एडिटोरियल का। तो एक्चुअली में जो हमारे पास एडिटोरियल है ये डेमोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड है, उनका आपस में मतलब किस तरह अफेक्ट करती हैं एक दूसरे को। अच्छा, राइटर ये कहता है कि हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका बेसिकली जो रोल होता है किसी भी कंट्री में वो ये होता है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू हैं उनको वो प्रोटेक्ट करे। उसका ये काम है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं उसको वो प्रोटेक्ट करे और इंश्योर करे कि वो फॉलो हो रही हैं। और उसका ये भी रोल है कि वो किस तरह से अब डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है कि वो फेयर, हमारे पास जो इलेक्शन है वहाँ पे वो फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फ्री और फेयर। ठीक है, कोई भी वहाँ पे जो फेवर चल रही होती है ऐसा कोई भी सीन ना हो। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेमोक्रेसी को इंश्योर करवाए, किस तरह से, फ्री और फेयर इलेक्शन से। तो एक्चुअली में इसका क्रक्स ये है कि हमें जो राइटर ये बताना चाह रहा है कि किस तरह से हमारे पास जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने किस तरह से डेमोक्रेसी को जो है वो अफेक्ट किया है। ठीक है, अब वो फेल कहाँ पे हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि ये काम करे, लेकिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो है वो कहाँ कहाँ पे फेल हुआ है, वो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। आप इसको इंस्टीट्यूशनल जो वीकनेस है उस टॉपिक में भी एज अ रेफरेंस पुट कर सकते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर क्या क्या मतलब वीकनेस हैं, किस तरह से वो अपनी काम जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर आप इसको जैसे पॉलिटिकल हेजमनी जो है उसके रेफरेंस में भी ला के कि किस तरह से पॉलिटिक्स अंदर जो चल रही है वो हमारे इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने नहीं दे रही, वहाँ पे भी आप इसको रेफरेंस के तौर पे ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो इसका फेल हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस काम में फेल हुआ है, तो क्या क्या रीज़न है, किस किस तरह से। एक तो फर्स्ट जो है हमारे पास इलेक्शन जो है वो डिले किए, एक ये रीज़न हो गई। 2023 में होने थे हमारे पास, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो 16 के डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। या 16 डेज़ के अंदर अंदर मतलब एक टेन्योर एक हुकूमत का ख़त्म हो जाए ना, नेक्स्ट जो हमारे पास जो आएगी उससे पहले पहले जो है वो 16 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, या फिर जो दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ कहता है कि अगर कोई मतलब हमारे पास रिज़ाइन दे दे, ठीक, फिर इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ के अंदर हो जाने चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 16 डेज़ के अंदर या फिर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अब हमारा जो 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं वो हुए हैं पूरे 6 मंथ का डिले था, 6 मंथ के डिले के बाद वो इलेक्शन हुए हैं। आप इसको ना यही चीज़ एज अ रेफरेंस आप इसको ले सकते हैं। कभी आपके पास क्वेश्चन आए ना कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से वायलेट हुआ है, उसको एज अ रेफरेंस पुट करना है कि प्रूफ देना है कि कैसे वायलेट हो रहा है हमारा, तो वहाँ पे भी एज अ रेफरेंस यही पॉइंट आपका ऐड हो सकता है कि हमारा जो है वो जो इलेक्शन है वो इलेक्शन डिले हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि 16 डेज़ के अंदर अंदर करवाओ या 90 डेज़ के, हमारा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, पूरे 6 मंथ लगे थे उन इलेक्शन को कंडक्ट करने में।
एक तो यहाँ पे फेल हो गया इलेक्शन कमीशन और टाइम पे जो इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट नहीं करवा सका। तो दूसरा हमारे पास है अनजस्ट डेनियल ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेशन। कि हुआ क्या है, हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसने क्या किया है कि जो मेजर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, उनके साथ उन्होंने अनजस्ट किया है। हमारे पास इसकी एग्जांपल है पीटीआई, क्योंकि बैट का जो सिंबल है ना, इलेक्शन कमीशन ने उसको क्या कर दिया था, रिमूव करवा दिया था। उनसे ये राइट ले लिया था कि सिंबल्स का उनका जो राइट है वो, तो बहुत से जो क्रिटिसाइज लोगों ने कहा था, उन्होंने कहा, क्रिटिसाइज़ किया था, उन्होंने ये कहा था कि ये एक इलीगल डिसीजन है इलेक्शन कमीशन का। कि देखो ना, अगर किसी पार्टी ने इलेक्शन फेयर तो तभी होंगे ना जब पार्टीज़ को हम फ्रीली काम अपनी जो है वो कंपेन करने देंगे। तो आप तो इस तरह से एक पार्टी की जो आइडेंटिटी है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो ये तो उसके साथ अनजस्ट हुआ ना, उस पार्टी के साथ, क्योंकि आप उसके जो सिंबल है उसको रिमूव कर रहे हैं, वो अनजस्ट हो गया। इसका मतलब वहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी फेल हो गई, आप उसको इंश्योर नहीं करवा पा रहे डेमोक्रेसी को, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है तो हमारे पास ऑब्वियसली वो ही जीतेगी। तो सेकंड रीज़न हमारे पास क्या है कि जैसे पीटीआई का जो है वो सिंबल जो है वो उनसे ले लिया था। हालांकि बाद में फिर हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया था कि ये जो डिसीजन लिया था इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल अनजस्ट था, कि आप किसी का भी जो सिंबल है वो वहाँ उसके सिंबल से उसको दस्तबरदार नहीं कर सकते। एक तो यहाँ पे ये फेल हो गई और यहाँ पे डेमोक्रेसी हमारी वीक हो गई, क्योंकि फेयर इलेक्शन ही नहीं होंगे जब सिंबल ही नहीं फिक्स होगा। और थर्ड हमारे पास जो है वो 2024 के जो हमारे पास जनरल इलेक्शन हुए हैं, हम सबको पता है वहाँ पे रैगिंग हुई थी, मतलब पुअर कंडक्शन थी वहाँ पे। जैसे रिज़ल्ट टाइमली आना चाहिए ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कह रहा होता है कि रिज़ल्ट इस टाइम अनाउंस हो जाना चाहिए, एक्ट जो हमारे कह रहे होती हैं, लेकिन हमें जो है रिज़ल्ट जो है वो 2 डेज़ बाद डिले में रिज़ल्ट मिले थे। हालांकि जो रिज़ल्ट की टाइमिंग है प्रॉपर उस वक्त अनाउंस नहीं हुए। ये भी एक अनजस्ट एक्ट था। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी कि वो इंश्योर करता कि सारे काम प्रॉपर हों। तो इस तरह हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन है वो फेल हो गया कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को मेंटेन कर सके। अच्छा, अब हमारे पास जो इलेक्शन दूसरी चीज़ रीशफल को वो इस मतलब में ले रहा है, ये तो वो बैकग्राउंड बता रहा था ना। अब वो रीशफल को इस मतलब में ले रहा है, हमारा राइटर कह रहा है कि हमारे पास अब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन हैं सिकंदर सुल्तान राजा, सिकंदर सुल्तान राजा, वो कह रहे हैं कि जनवरी में इनका टर्न्योर एंड होना था। एक इनका टर्न्योर एंड होना था, इसके अलावा हमारे पास 2 ECP हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबर हैं, एक मेंबर सिंध के और एक हमारे पास बलूचिस्तान के। इनका जो टर्न्योर है वो हमारे पास हो जाना था जनवरी में एंड, लेकिन इन्होंने अभी तक रिशफल नहीं हुआ इनका। वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है राइटर, क्योंकि देखो ना हमारे पास ये भी तो डेमोक्रेसी हमारी, ये भी तो डेमोक्रेसी की वीकनेस में ही आता है ना। एक काम जो है, जो चीज़ फिक्स है वो इंश्योर करवाई जाए, वो टाइमली की जाए। तो उसने कहा है कि अभी तक जो है इनका भी कोई, क्योंकि अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ वो हमें बताता है कि हमारे पास ये इनका अभी भी टेन्योर इनका एंड हो गया, क्योंकि 5 हमारे पास जो है वो 5 ईयर्स का टेन्योर होता है। हमारी 18 अमेंडमेंट कहती है 5 ईयर्स का टेन्योर है। टेन्योर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इलेक्शन कमीशन आएंगे उनको अपॉइंट किया जाए। तो अब हमारे पास अच्छा, अब टेन्योर क्राइसिस जो चल रहे हैं वो इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है कि हमारे पास जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 मेंबर्स हैं जो मैंने आपको बताया, सिंध के बलूचिस्तान के इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के 2 मेंबर जो हैं वो ओवर स्टे कर रहे हैं। मतलब
वो ओवर स्टे कर रहे हैं, उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जो हमारे पास 26 अमेंडमेंट है वो इनको अलाउ करती है। अब जो अमेंडमेंट हुई थी 26 की, वो अलाउ इनको करती है 2024 में हुई थी, जो वो वहाँ पे जो आर्टिकल हमारे पास 215 है, जो हमारे पास आर्टिकल 215 है, उसमें जो अमेंडमेंट की गई थी और ये कहा गया था कि हमारे पास जो टेन्योर है इलेक्शन कमीशन का वो 5 ईयर है, ठीक। और 5 ईयर्स के बाद जो है, जब तक उसका जो सक्सेसर आ रहा है, उसके बाद वाला जो अपॉइंट हो रहा है इलेक्शन कमीशन, वो जब तक ऑफिस में नहीं अपॉइंट होता, मतलब अपना चार्ज नहीं संभालता, जब तक जो पहला हमारे पास इलेक्शन कमीशन है वो ऑफिस को खाली नहीं करेगा। इस एक किस्म की उनको फेवर मिल गई थी। ये अमेंडमेंट हुई थी हमारे पास, और वैसे भी कई लोगों ने इसको भी क्रिटिसाइज़ किया था कि 26 की जो अमेंडमेंट है हमारे पास, इसमें बहुत ज़्यादा इलीगल जो है वो डिसीजन लिए गए हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि हमारे पास ये 26 अमेंडमेंट है, ये एक्सप्लॉइट कर रही होती है डेमोक्रेसी को, कि जब तक न्यू अपॉइंट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर फिर या तो ये था ना कि अगर पॉइंट न्यू पॉइंट का है तो उसके अंदर ड्यूरेशन बताई जाती ना, कि जो न्यू हमारे पास इलेक्शन कमीशन आएगा ना, उस वहाँ पे मस्ट किया जाता कि उसको हमारे पास 16 डेज़ के अंदर या 13 डेज 16 डेज 19 डेज़ के अंदर अंदर अपॉइंट किया जाए। ये मस्ट है कि उसको अपॉइंट किया जाए। ऐसे तो वो डिले करते रहेंगे इस काम को, जब तक चाहेंगे वो डिले करते हैं, क्योंकि उनको राइट मिला हुआ है, उन्होंने ऑफिस को जो है वो खाली नहीं करना, तो अपॉइंट का वो प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट होगा। तो या तो वहाँ पे ये था, अमेंडमेंट हुई थी, साथ में इस चीज़ को मेंशन किया जाता कि इतने देश के अंदर अंदर न्यू जो है उसको अपॉइंट करना है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, अब अपॉइंटमेंट के इशू जो है वही वो बात कर रहा है कि हमारे पास बाई पार्टीजन जो है अपॉइंटमेंट, वो 18 अमेंडमेंट के बाद जो स्टार्ट हुई थी, उसमें ये हुआ था कि अब जो इलेक्शन कमीशन की हमारे पास करेंगे ना अपॉइंटमेंट, तो वहाँ पे एक तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी और दूसरा हमारे पास जो है ओपोजिशन के लीडर, वो मिल के आपस में कंसेंट करेंगे, उनकी रजामंदी के साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन न्यू जो है वो अपॉइंट होगा। और अगर ये दोनों जो है इस चीज़ में फेल हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो जो है वो काम करेगी इस चीज़ पे कि न्यू इलेक्शन कमीशन की जो हमारे पास अपॉइंटमेंट है इस काम पे। क्योंकि इसमें ये हुआ था 18 अमेंडमेंट में कि हमारे पास जो यूनि पार्टीशन है इसको जो है वो डिनाई किया गया था कि ऐसा ना हो गवर्नमेंट अपनी फेवर में, अपनी ही फेवर का कोई इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट कर ले जो नेक्स्ट टेन्योर में उनको सपोर्ट करे। तो इस चीज़ को, ताकि हमारी डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर हो, एग्जीक्यूशन को सारा उन्होंने जो है वो पावर नहीं दी थी। इसलिए अब जो हमारे पास न्यू इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है वो मिलके जो है उसको अपॉइंट करेंगी, और अगर वो फेल हो जाती हैं तो फिर हमारे पास करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी उसको। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसको मतलब इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो हमारे पास रिफॉर्म्स करके इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी ले आए। क्योंकि देखिए ना, गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट का ही वो बैठा है कोई भी इलेक्शन कमीशन, तो गवर्नमेंट को कोई इफेक्ट नहीं है। जितना भी टाइम गुजर जाएगा वो प्रोसेस करते रहेंगे, डिले करते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे टेन्योर फिक्स होना चाहिए था अमेंडमेंट में, कितने दिन के अंदर अंदर अपॉइंट होगा हमारे पास न्यू इलेक्शन कमीशन। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इस पूरे का क्रक्स, मतलब हम इसको कहाँ कहाँ पे ये क्या किस किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। एक तो ये हमारी डेमोक्रेसी को वीक कर रहा है, अच्छा। अभी हमारे पास क्या इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, हमारी डेमोक्रेसी वीक हो रही है
क्योंकि प्रॉपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपना कोई भी प्रॉपर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको इंश्योर नहीं करवाया, हर काम डिले है। उसके बाद जो रोल ऑफ लॉ है वो अंडरमाइन हो रहा है, तो उसके बाद इंस्टीट्यूशनल जो ट्रस्ट है वो भी एरोड हो रहा है, क्योंकि इस तरह से इंस्टीट्यूशन पे जो ट्रस्ट है लोगों का, जब फेयर इलेक्शन ही नहीं हो रहे, ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे पॉइंट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, वहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रही, तो ये हमारी डेमोक्रेसी को एरोड करेगा, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन की वीकनेस को शो करता है कि वहाँ पे अब भी फेवरेटिज्म जो है वो पाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है वो चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश ट्राईलेटरल। राइटर ये कहता है कि हमारे पास ये तीनों जो मीटिंग हुई हैं, कि हमारे पास ट्राईलेटरल मीटिंग हुई हैं क्यूमिंग में चाइना में, ट्रेड के रिलेटेड बात हुई है, कल्चर के रिलेटेड बात हुई है, एजुकेशन और इंटीग्रेशन के। चाइना ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहले जो है कुछ इशू थे वो भी अब रिजॉल्व हो गए हैं, तो चाइना की पोजीशन एक अच्छे नेबर्स के तौर पे है, अच्छा फ्रेंड है पाकिस्तान का, अच्छा पार्टनर है, जो कि हमारे पास मल्टीलेटरलिज्म को जो है सपोर्ट करता है ना। उसके बाद जो हमारे पास जब ये मीटिंग हुई है तो जो इंडिया है वो इसको नेगेटिव वे में ले रहा है, वो कह रहा है कि जो चाइना है वो सार्क को रिप्लेस करना चाह रहा है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन मतलब न्यू जो है वहाँ पे अपनी जो रिलेशंस हैं न्यू डेवलप करके वहाँ पे जो सार्क है साउथ एशिया में उसको अंडरमाइन करना चाह रहा है, ये इंडिया कह रहा है, ठीक है, जो पॉसिबल। तो अब जो जियोपॉलिटिकल अंडरकरंट्स हैं वो ये हैं कि जो हमारे पास कि जो सार्क है, हमें पता है सब सार्क जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पे जैसे पाकिस्तान और इंडिया के आपस में नहीं बनती रिवलरी है, इस तरह चाइना और इंडिया की भी नहीं प्रॉपर वहाँ पे बन रही होती है। अफगानिस्तान में वैसे ही क्राइसिस हैं, इस वजह से हमारे पास प्रॉपर सार्क जो है वो काम नहीं करती। इंडिया जो है इसको ब्लेम करता है कि ये जो इनका आपस में रिलेशन इमर्ज हो रहा है ये क्या है, ये सार्क का एक फेलर है। जबकि चाइना ने क्या किया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का भी आपस में इनके जो है रिलेशन इनको भी अच्छा करवाया है। और हमारे पास जो ये एक्चुअली में जो हमारे पास राइटर है वो क्रक्स ये बताना चाह रहा है कि साउथ एशिया हमारे पास कि साउथ एशिया में हमारे पास न्यू जो है वो पार्टनरशिप जो है इमर्ज हो रही है चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और अफ़गानिस्तान के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, जिसको हमारे पास इंडिया जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है और वो कह रहा है कि ये सार्क का फेलर है। क्योंकि हमारे पास जो साउथ एशिया है उसमें हमारे पास 8 कंट्रीज़ आते हैं, 8 मेंबर्स हैं। तो एक्चुअली में जो ये अगर आपके पास साउथ एशिया का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें वहाँ पे आसा रेफरेंस आप ऐड कर सकते हैं। साउथ एशिया में मतलब पहले जो हमारे पास अनस्टेबिलिटी थी वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि वहाँ पे जो मेंबर्स हैं साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनके आपस में रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। आप ये कोट कर सकते हैं रेफरेंस कि किस तरह चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्राईलेटरल मीटिंग हुई थी, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बात की इंटीग्रेशन, ट्रेड के रिलेटेड और एजुकेशन के रिलेटेड, और चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। थर्ड हमारा एडिटोरियल है वो डेंगू अलर्ट है और हेल्थ गवर्नेंस के रिलेटेड है। ये आप मतलब आ जाता है ना जनरल साइंस में डेंगू का टॉपिक है, वहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, या आप इसको जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस को अडॉप्ट किया है उसको भी वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। कि हमारे पास जो करंट स्टेटस है वो हमारे पास 295 डेंगू केसेस हैं सिंध में देखे गए हैं, जिसमें से 260 जो है वो कराची में है, एक वहाँ पे डेथ रिपोर्ट हुई है। तो वो रीज़न राइटर ये बता रहा है कि हमारे पास जो सिंध है उसने प्रॉपर वहाँ पे कोई भी प्रिपरेशन नहीं की हुई इसको कम्बैट करने के लिए। वीक टेस्टिंग है, वहाँ पे कोई भी वेक्टर को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी नहीं अपनाई गई, ठीक है। पास हमारे पास जो सक्सेस मॉडल हैं उनको नहीं प्रॉपर अडॉप्ट किया गया। 2017 में हमारे पास पंजाब से जो हमारे पास पंजाब है ना उसे श्रीलंका की कोलैबोरेशन से जो है वो मॉडल जो अडॉप्ट किया था, तो केपी में उसने इसको अडॉप्ट किया है, केपी ने 2017 में उसका अच्छा रिजल्ट रहा है।
अब इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि वहाँ पे स्किल मेडिकल्स जो हैं वो हों, ठीक, फ्री टेस्ट हों, पब्लिक को अवेयर किया जाए इस चीज़ से कि उन्होंने कौन सी प्रिकॉशन जो है वो अडॉप्ट करनी है डेंगू से बचने के लिए, और वहाँ पे हाइजीन का जो है वो अच्छे से ख्याल किया जाए, स्प्रे किया जाए और इसमें प्रॉपर इम्प्रूवमेंट लाई जाए। इसका ये आप इसकी स्टेटिक्स जो सिंध की है वो इसको यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे कि इस तरह से डेंगू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू पुअर हमारी जो वहाँ पे सिंध की मैनेजमेंट है, वहाँ पे पुअर जो टेस्टिंग है उसकी वजह से। अब चेक कर ले सकते हैं हम लोग इसको कि किस किस तरह ही रेलिवेंट है। करंट अफेयर के पेपर में आप जो है इलेक्शन में जो रिफॉर्म्स का टॉपिक आ जाए या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आ जाए, मैंने अभी आपको बताया है कि वायलेशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप ये आपके लिए बेस्ट टॉपिक है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। कहीं भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बारे में बात आ जाए, ठीक है, किस तरह से डेमोक्रेसी वीक हो रही है, इरोड हो रही है, आप इसको पुट कर सकते हैं। उसके बाद ट्राइलेटरल जो हमारे पास जियो पॉलिटिक्स है, सार का कोलैप्स हो रहा है, जिस तरह इंडिया कह रही है कि कोलैप्स हो रहा है सार का। चाइना की रीजनल स्ट्रेटजी है कि चाइना जो है वो इमर्ज हो रहा है साउथ एशिया में, पहले ही इमर्ज है, मतलब वो और बेस्ट जो है अपने रिलेशन कर रहा है ताकि साउथ एशिया में हमारे पास जो अमन है वो मेंटेन हो सके। उसके बाद डेंगू का फिर आप हेल्थ केयर रिलेटेड दे सकते हैं, और पाक फेयर में आप 18 अमेंडमेंट और डेमोक्रेटिक डिक्लाइन के बारे में बात कर सकते हैं, सिविल मिलिट्री के इशू के बारे में इसके अंदर पुट कर सकते हैं, और ऐसे के टॉपिक अगर आपके पास डेमोक्रेसी की क्राइसिस आ जाएं तब भी आप इसको पुट कर सकते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो है वो प्रॉपर वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा, या उसको मतलब कि इरोड किया जा रहा है, जो पॉलिटिशियन है हमारे पास उसको इरोड कर रहे हैं। या फिर रीजनल डिप्लोमेसी में अब चाइना और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के न्यू जो अब रिलेशन अच्छे हुए हैं इसको ऐड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है आप इसको मतलब अटेम्प्ट करना चाहें एज अ प्रैक्टिस तो कर सकते हैं कि क्रिटिकली जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस है उसको एवेलुएट करें, और हमारे पास किस तरह चाइना जो है वो साउथ एशिया को रीशेप कर रहा है, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी थी वो किस तरह उसको स्टेबिलिटी की तरफ ला रहा है, किस तरह से वहाँ पे अमन कायम कर रहा है। ओके गाइज, अगर कहीं से आप लोगों को इस पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि किस तरह से आप और किस तरह से आप चाहते हैं इसको एक्सप्लेन किया जाए। ये सब कुछ आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।